हेलो एवरीवन, मैं दीपक सिंह रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स क्लास 10th, क्लास 9th भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। क्लास 10th और 9th एक ही है। सेकंड चैप्टर बहुपद क्लियर है। आप सभी बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुपद। क्या शुरू करने जा रहे हैं? बहुपद, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। क्लास 9th के लिए भी है और क्लास 10th के लिए भी इंट्रोडक्शन है, क्योंकि क्लास 9th और 10th में एक जैसे ही बहुपद है। कक्षा 9वीं व 10वीं दोनों के लिए क्लियर है। कक्षा 9वीं व 10वीं। तो सबसे पहले तो बहुपद पढ़ने के पहले हम ये समझेंगे कि बहुपद है क्या। बीजगणित की एक शाखा है, बीजगणित का एक टॉपिक है जिसमें चर, अचर राशि, व्यंजक, चर की घात इत्यादि के बारे में चर्चा होती है। तो सबसे पहले बहुपद शुरू करते समय देखेंगे हम कि चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, उनका तालमेल क्या है, घात क्या है, घात क्या होती है, घातों पर कौन सी बातें निर्भर करती है, ये सब बातें देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि बीजगणित का गणित, मेरे अनुभव से बीजगणित को सिलेबस में रखने का ऑब्जेक्ट ये है कि बीजगणित के माध्यम से हम ज्ञात चीज़ों से अज्ञात पर पहुंचते हैं। मतलब जो हमारे पास संसाधन है, जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं, उनका उपयोग करके हम अज्ञात अर्थात जो हम पाना चाहते हैं वैसी मेंटलिटी तैयार करने के लिए बीजगणित बनाई गई, मेरे ख्याल से। क्लियर है? तो देखते हैं बहुपद में सबसे पहले चर राशि। बहुपद में सबसे पहले क्या? चर राशि। चर राशि क्या है? चर राशि या बोले हम चर राशियां, ठीक है। सबसे पहला क्या? चर राशियां। चर राशियां क्या होती है? चर राशियां वे राशियां जिनका मान, वे राशियां जिनका मान गणितीय संक्रियाओं में, गणितीय संक्रियाओं में सदैव बदलते रहता है या बदलते रहता है, बदलते रहता है। क्लियर है? वे राशियां जिनका मान गणितीय संक्रियाओं में बदलते रहता है चर राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? चर राशियां। इन्हें अंग्रेजी के अंतिम अक्षरों जैसे x, y व z से प्रदर्शित करते हैं। x, y व z से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? इन्हें अंग्रेजी के अंतिम अक्षरों जैसे x, y आदि से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी के अंतिम अक्षरों से ही इन्हें प्रदर्शित करते हैं। आपको T, P, Q, R, S इत्यादि भी दिख सकती है, वो सारी की सारे चर राशियां है। क्लियर है? ठीक। दूसरी बात, चर राशियों का मान, चर राशियों का मान प्रश्न की स्थिति पर निर्भर करता है। चर राशियों का मान प्रश्न की स्थितियों पर निर्भर करता है। हमें किस प्रकार का व्यंजक दिया गया है या किस प्रकार का समीकरण दिया गया है, क्योंकि बीजगणित में या तो व्यंजक होता है या समीकरण होता है, उस पर चर राशि का मान निर्भर करता है। हमें किस प्रकार का व्यंजक या किस प्रकार का समीकरण दिया है, उसी पर चर राशियों का मान निर्भर करता है। क्लियर है? कैसे निर्भर करता है? जैसे हमारे पास कंडीशन दे दी x + 2 = 3, तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी 3 - 2, तो हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी कितना?
1। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी निकलेगी 1, पहली चीज। दूसरी बात, या कोई समीकरण हमारे पास है 2x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 6/2, तो x इज इक्वल टू कितने निकल जाएगी 3। क्लियर है, 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो यहां x का मान 1, यहां x का मान 3, मतलब चर राशि का मान प्रश्न की कंडीशन पर निर्भर करता है। चर राशि का मान प्रश्न की कंडीशन पर निर्भर करता है, दिए गए व्यंजक की कंडीशन पर निर्भर करेगा या दिए गए समीकरण की कंडीशन पर निर्भर करेगा, स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करेगा। तीसरा एग्जांपल हम देखें कि हमारे पास अगर मान लो x/2 इज इक्वल टू 4 दिया है, तो यहां से x की वैल्यू, ये तो नियम पता हो गया आपको कि गुणे वाला भाग में, भाग वाला गुणे में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में जाता है। x/2 उस पक्ष में जाके 4 गुणित 2 हो जाएगा, गुणे का भाग में चला जाएगा, तो यहां x का मान 8 आ जाएगा। क्लियर है, तो चर राशियों का मान बदलते रहता है, परिभाषा से संतुष्ट नहीं होना है। चर राशि का मान कैसे बदलता है, 2 3 4 5 एग्जाम्पल लेके अपने मस्तिष्क में उसका गहरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए, तब जाके चर राशि का जो फील आएगा, आपको चर राशि की परिभाषा का जो फील आएगा। क्योंकि स्टूडेंट 9 10th 11 12th में पहुंच जाता है, लेकिन चर अचर कांस्टेंट वेरिएबल में कई स्टूडेंट को डाउट रहता है। क्लियर है, जिनका मान सदैव बदलता है, कैसे बदलता है, क्या है और क्या नहीं है, ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, और सबसे पहली बात जो अभी दिमाग में आई कि रटने से बेहतर है समझना, क्योंकि समझ कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक हम हैं, जब तक हमारी समझ है। रटना हमें दूसरे दिन भुला देगा, फिर हम याद करेंगे कि क्या था क्या था क्या था। समझ गहरी होना चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट के प्रति हमारी समझ गहरी होना चाहिए, तब हम उस कॉन्सेप्ट के प्रति और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को यूं ही कर पाएंगे। क्लियर है, तो ये चर राशि का मेरे ख्याल से आपको डिटेल समझ में आ गया कि चर राशि क्या है, चर राशि का मान कैसे बदलता है। क्लियर है, चर राशि का मान कैसे बदलता है। ठीक, अगली डेफिनेशन है हमारी सेकंड डेफिनेशन, अचर राशियां। अचर राशियां, क्योंकि बीजगणित के प्रारंभ में या बीजगणित को प्रारंभ करने से पहले चर अचर का ज्ञान होना, भली भांति ज्ञान होना आवश्यक है। क्लियर है, तो चर अचर राशियां क्या है, वे राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता, जिनका मान कभी नहीं बदलता, अचर राशियां कहलाती है। वे राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता अचर राशियां कहलाती है, अचर राशियां कहलाती है। क्लियर है, क्यों नहीं बदलता, रीजन क्यों नहीं बदलता, वे राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता अचर राशियां कहलाती है, क्योंकि ये फिक्स है। जब से इनका इन्वेंशन हुआ, जब से इनका निर्माण हुआ, जब से इनकी खोज हुई, तब से लेकर आज तक इनका मान स्थिर है, फिक्स है। आप नर्सरी में थे, एलकेजी में थे, यूकेजी में थे, बड़े क्लास बढ़ती गई, लेकिन इनका मान कभी नहीं बदला। इन्हें अंग्रेजी के अंतिम अक्षरों इन्हें अंग्रेजी के प्रारंभिक अक्षरों, प्रारंभिक अक्षरों A, B व C से प्रदर्शित किया जाता है। A, B व C से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है, अब कई लोगों के मन में यह रहता है कि अचर राशि के तो कोई सिंबल ही नहीं होते हैं, अचर राशि के कोई सिंबल ही नहीं होते, कोई संकेत ही नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अचर राशि के भी संकेत होते हैं। जब हम मानक रूप में कोई समीकरण या व्यंजक लिखते हैं, तब हमें अचर राशियों के भी संकेत लिखना पड़ता है, और नीचे लिखना पड़ता है कि जहां A, B व C वास्तविक संख्या है। क्लियर है, तो ABC अचर राशियों के संकेत है। क्लियर, उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण जैसे 1 2
3, 4, 5, 6 है ना, आदि, ये सब अचर राशियां हैं। ठीक है, 1/2, -1/2, -1, 0, ये सब अचर राशियां हैं। क्लियर है, अचर राशियां हैं, इनका मान कभी नहीं बदला। जब से इनकी खोज हुई इनका मान कभी नहीं बदला। जब आप छोटे थे या आपके मम्मी पापा छोटे रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, तब से लेकर आज तक अचर राशियों का मान कभी नहीं बदला। कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि समय पड़ने पर 3 बराबरी से 4 रखने पर, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। इनका मान कभी नहीं बदलता। यदि ये किसी में से घटे तो उतनी कम कर देती है, यदि ये किसी में जुड़े तो उतनी बढ़ा देती है, यदि ये किसी में गुणा हो तो उतने गुणा कर देती है, यदि ये किसी से किसी को भाग दे तो उसे विभाजित कर देती है। क्लियर है? तो चर राशियों का मान कभी नहीं घटता, कभी नहीं बढ़ता, स्थिर है, अचर है। सॉरी, अचर राशियों का मान, सॉरी, अचर राशियों का मान कभी नहीं घटता, कभी नहीं बढ़ता, स्थिर है, अचर है, स्थिर है, अचर है। क्लियर है? जैसे हमारे पास एक व्यंजक है। अब ये व्यंजक भी क्या है आगे जाके क्लियर करूंगा। व्यंजक है 2x धन 3, इसमें x क्या है? चर राशि। x क्या है? चर राशि। और 2 क्या है? अचर राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता। क्लियर है? 3 क्या है? अचर राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता। क्लियर? बीजगणित में सारा कार्यभार चर राशियों पर रहता है। अचर राशि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होती है, गणना करने के लिए होती है। सारा का सारा कार्यभार चर राशियों पर रहता है। चैप्टर का नाम, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, चर राशि के मान इत्यादि सभी निर्भर करती है चर राशि की घात पर और चर राशि पर। चर राशि प्रमुख है, अचर राशि केवल कैलकुलेशन के लिए दी जाती है। क्लियर? ऐसा तो ये अचर राशि आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, इसका मानक रूप कैसे लिखेंगे? मानक रूप, जैसे इसका हमें मानक रूप लिखना है तो 2x + 3 का मानक रूप हम लिख सकते हैं ax + b। क्या लिख सकते हैं? ax + b। जहां अब देखिए भाई, किसी को लगता है कि संकेत रूप में केवल चर राशियां ही व्यक्त की जा सकती है। नहीं, मानक रूप में संकेत रूप में अचर राशियां भी व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, यहां a की प्लेस पर क्या है? 2, a की प्लेस पर 2 है, और b की प्लेस पर क्या है? 3, b की प्लेस पर क्या है? 3, जो कि अचर राशियों के संकेत है। अंग्रेजी के प्रारंभिक अक्षरों से अचर राशियों को प्रदर्शित किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको चर राशि अचर राशि समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप समझते हैं कि बीजगणित क्या है। बीजगणित जिसमें व्यंजक और मूल रूप से हमें पढ़ना है समीकरण। व्यंजक और मूल रूप से समीकरण, जिसमें चर राशियां भी होती हैं और जिसमें अचर राशियां भी होती है। चर राशियां भी होती है और अचर राशियां भी होती है। क्लियर है? और व्यंजक होते हैं और समीकरण होते हैं। ऐसे गणित की शाखा को बीजगणित बोला गया। क्या बोला गया? बीजगणित। अब व्यंजक क्या है? व्यंजक जिसमें केवल एक ही पक्ष हो, जैसे 2x धन 3, खत्म, व्यंजक। समीकरण, जैसे 2x धन 3 बराबरी से 4 है, या 4x धन 5 बराबरी से 0 है, ये समीकरण है। इसमें LHS दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष दो पक्ष होते, बीच में बराबरी का चिन्ह होता है। ज्ञात राशि एवं अज्ञात राशि दोनों होती है। चर राशि को हम क्या बोलते हैं? अज्ञात राशि। कौन सी राशि? अज्ञात राशि, जिसे हमें ज्ञात करना होता है। और अचर राशि जिसे हम बोलते हैं ज्ञात राशि। क्या बोलते हैं? ज्ञात राशि। ज्ञात के माध्यम से अज्ञात को ज्ञात करना ही बीजगणित है। ज्ञात के माध्यम से अज्ञात को ज्ञात करना ही बीजगणित है। और यह हमारे मस्तिष्क की वो क्षमता को विकसित करता है कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों के माध्यम से हम अज्ञात संसाधनों तक, ऊंचे सपनों तक पहुंच सकते हैं। और सभी का जीवन ऐसे ही चलता है।
वर्तमान में हमारे पास ज्ञात संसाधन होते हैं, भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है हमें पता नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 होप से, एक उम्मीद से, एक सकारात्मक ऊर्जा से हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और हमारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे घटित हो जाता है जैसी हम कल्पना करते हैं। उसी प्रकार चर राशि, अज्ञात राशि और अचर राशि, ज्ञात राशि के माध्यम से हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया जीवन से इसका संबंध क्या है। जैसे हमारे पास x धन 3 बराबरी से 4 है, अभी हमें x का मान नहीं पता, लेकिन हमारे पास ऐसे संसाधन है जिससे x का मान ज्ञात किया जा सकता है। वैसे जीवन में सभी के पास संसाधन ऐसे होते हैं, कम से कम अपना स्वास्थ्य होता है, अपना शरीर होता है ना, और स्कूल्स होते हैं, आगे बढ़ने के संसाधन थोड़े बहुत होते हैं जिससे हमें जो चाहिए, जो भी हमें हमारे जीवन के लिए चाहिए हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर हमें चर राशि मतलब ये अज्ञात राशि का मान नहीं पता, लेकिन हमारे पास वर्तमान है, हमारे पास समय है, हमारे पास स्वास्थ्य है, हमारे पास शरीर है, धीरे धीरे काम करते करते हम ऐसे पहुंचते हैं x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1, मतलब हमें जो चाहिए था एग्जैक्टली हमने पा लिया। जीवन भी ऐसा ही है, अभी हमें कुछ नहीं पता कहां जाना है, क्या करना है, स्कूल में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे वो संसाधन है जिसके माध्यम से धीरे धीरे वो आसार दिखते चले जाते हैं, बस हम बिना सोचे समझे बिना चिंता के काम करते जाए। बीज गणित हमें ये शिक्षा देता है, मेरे ख्याल से बीज गणित का हमारे जीवन में ये इंपॉर्टेंट है। मार्क्स अलग चीज है, लेकिन बीज गणित का हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट, हमारे जीवन में महत्व है। मस्तिष्क की उस अवस्था को विकसित करना जिससे अज्ञात से ज्ञात की तरफ पहुंचा जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है? तो भैया ये व्यंजक, ये समीकरण हमने बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम परिभाषा देखते हैं बहुपद की, परिभाषा देखते हैं बहुपद की। व्यंजक समझ में आ गया, समीकरण समझ में आ गया, अब बहुपद क्या है परिभाषा देखेंगे। बहुपद क्या है? बहुपद, इसका नाम से स्पष्ट से, बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब जिसमें अनेक पद हो। बहु मतलब बहुत सारे और पद मतलब जिसमें अनेक पद हो। ऐसे व्यंजक को, समीकरण नहीं है, ऐसे बीजी व्यंजक को, और बीजगणित क्या है, बीजी व्यंजक क्या है, जिसमें चर अचर दोनों राशियां हैं और अज्ञात ज्ञात दोनों राशियां हैं, वह बीजगणित है। बहुपद, बहुपद परिभाषा, परिभाषा ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, जिसमें चर राशि की घात केवल और केवल, केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो। चर राशि की घात केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक हो। क्लियर है? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक हो, केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक बीजगणित का एक भाग, बीजगणित का एक टॉपिक, ऐसा बीजी व्यंजक, बीजगणित मतलब अज्ञात और ज्ञात राशियां दोनों विद्यमान हो, व्यंजक मतलब सिर्फ एक पक्ष हो, दो पक्ष ना हो, जिसमें चर राशि की घात, चर मतलब जो अज्ञात राशि है, x, y, z कुछ भी हो सकती है, उसकी घात केवल धनात्मक पूर्णांक हो। केवल क्या हो? धनात्मक पूर्णांक, बहुपद कहलाता है। उदाहरण, उदाहरण बीजी व्यंजक बोला है तो जैसे 2x धन 3 बीजी व्यंजक है, अज्ञात ज्ञात दोनों राशियां हैं, व्यंजक एक ही पक्ष है जिसमें चर राशि की घात केवल धनात्मक पूर्णांक हो। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, 3x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 5x धन 6, यह भी बीजी व्यंजक है जिसमें चर राशि की घात केवल धनात्मक पूर्णांक है। अब कई लोगों को यहां समझ में दिक्कत होगी कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, जिन्हें छोटी क्लास में नहीं पढ़ा कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो आइए समझते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या है। धनात्मक पूर्णांक मेरे भाई, धनात्मक पूर्णांक संख्या रेखा पर उपस्थित
संख्या रेखा पर उपस्थित वे नंबर जो शून्य से चालू होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक समझ लीजिए। यह हमारे पास संख्या रेखा है जो दोनों तरफ अनंत तक फैली हुई है। ये धन अनंत है और ये ऋण अनंत है, मध्य में शून्य है। इसके दाएं पक्ष में सभी धनात्मक संख्याएं विद्यमान हैं धन अनंत तक। बाएं पक्ष में सभी ऋणात्मक संख्याएं विद्यमान हैं ऋण अनंत तक। क्लियर है? अब धनात्मक पूर्णांक शून्य से लेकर धनात्मक संख्याएं सभी कहलाती है धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक को यदि हम, क्योंकि कई लोगों को पूर्णांक का अर्थ नहीं पता होता, परिभाषा समझ में नहीं आती, एक एक शब्द क्लियर समझ में आना चाहिए। बीजगणित, बीजी क्या है, व्यंजक क्या है, चर क्या है, राशि क्या है, चर राशि क्या है, घात क्या है, और केवल धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक क्या है। धनात्मक पूर्णांक वे राशियां, पूर्णांक को यदि हम विच्छेद करके देखें तो इसका मतलब होता है पूर्ण अंक। इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण अंक। पूर्ण अंक मतलब आधा अधूरा अंक ना, 0.5 ना, 1.2 ना, 2.3 ना, 3.4 ना, नहीं, 0 अपने आप में पूर्ण है, 1 अपने आप में पूर्ण है, 2 अपने आप में पूर्ण है, 3 अपने आप में पूर्ण है, 4 अपने आप में पूर्ण संख्या हो। और क्या, कौन सी पूर्ण संख्या? धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद की घात केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक हो। तो ऋणात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं? -1 से। ऋण 1 से लेकर ऋण अनंत तक ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक है। कौन से पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। क्लियर है? कौन से पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। बात समझ में आई? तो केवल चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर धन अनंत तक कोई भी घात बहुपद की घात हो सकती है। और बहुपद की घात बोले तो चर राशि की घात, बहुपद की घात बोले तो चर राशि की घात। ठीक? तो बहुपद का जो नामकरण होगा या बहुपद के प्रकारों का जो नामकरण होगा वो नामकरण चर राशियों की घात पर निर्भर करेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। केवल धनात्मक पूर्णांक चर राशि की घात हो ऐसे व्यंजक को बहुपद बोलेंगे। तो क्या हो यह जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या ना हो। धनात्मक पूर्णांक उसकी घात हो यह जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि उसकी घात क्या ना हो। तब हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बैठेगी, डेप्थ लेवल पे गहरी समझ बैठेगी। तो आइए देखते हैं। धनात्मक पूर्णांक हमने देख लिए। धनात्मक पूर्णांक 0 से चालू होते हैं। छोटी क्लासों में इसका जिक्र हो जाता है, लेकिन अगर जिसे ना पता हो उसके लिए हमने धनात्मक पूर्णांक देख लिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। क्लियर है? बहुपद की परिभाषा क्लियर है? ठीक है। अब क्या ना हो, ये तो बहुपद है क्योंकि हमने देखा चर राशि जिसकी घात धनात्मक पूर्णांक, चर राशि जिसकी घात धनात्मक पूर्णांक, चर राशि कुछ नहीं मतलब घात है, चर राशि यहां कुछ नहीं। अब विशेष कंडीशन देखते, जरा विशेष स्थिति देखते, थोड़ा गौर करें इस पर, विशेष स्थिति पर गौर करें। विशेष स्थिति है, आराम से पढ़े, आराम से समझे, समझिए सब कुछ है, रटना कुछ नहीं है। ठीक है। विशेष स्थिति में देखा ये 6 अकेला नहीं है। बहुपद की भाषा में यदि कहा जाए, बहुपद की भाषा में यदि कहा जाए तो 6 अकेला नहीं है। 6 के साथ गुणे में 1 है और 1 क्या, x की पावर 0, x की घात अगर 0 बोले तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। क्योंकि किसी की भी घात, किसी भी संख्या की, चाहे वो चर हो अचर हो कोई भी राशियां हो, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1। मतलब 1 के स्थान पर हम 6 गुणित 1 के स्थान पर क्या रख सकते हैं? 6 गुणित 1 के स्थान पर रख सकते हैं 6 गुणित 1 के स्थान पर x की घात 0, मतलब 6x की घात 0। मतलब ये 6 अकेला नहीं है, इसमें भी चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि धनात्मक पूर्णांक हमने देखा था, धनात्मक पूर्णांक जो शुरू होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर धन अनंत तक सभी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। और यस, बहुपद में चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो सकती है और यहां हुई क्योंकि प्रत्येक संख्या के गुणे में 1 को लिखा जा सकता है और 1 को लिखा जा सकता है। और x की घात अगर 0 रख दी जाए तो उसका मान 1 ही होता है, और ना केवल x की घात 0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या अचर चर की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 ही होता है। तो ये 6 अकेला नहीं है, ये 6 के गुणे में
x की घात शून्य उपस्थित है और इसे कहा जाता है अचर बहुपद। क्या कहा जाता है? अचर बहुपद या स्थिर बहुपद। अचर बहुपद या स्थिर बहुपद। तो 6 अकेला नहीं मेरे भाई, 6 के साथ x की घात शून्य भी उपस्थित है और इसे कहा जाता है अचर बहुपद। तो ये बहुपद की परिभाषा हुई। अब इसमें क्या हो, चर राशि की घात क्या हो वो तो हमने देखा, लेकिन क्या ना हो उस पर बात करते हैं। ठीक है, क्या ना हो उस पर बात करते हैं। विशेष स्थिति देखी हमने, अचर बहुपद, इसकी परिभाषा अलग से लिखेंगे, लेकिन अभी वैसे ही मैंने बता दिया कि वो अकेला नहीं है। ठीक है, वो अकेला नहीं है। क्लियर है ना? 6 यहां पर अकेला नहीं था, 6 के साथ x की घात शून्य उपस्थित थी। तो घटते हुए क्रम में घात लिखिए, घात 3, घात 2, घात 1 और शून्य धनात्मक पूर्णांक है। चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात दोनों बहुपद। यहां 3 भी अकेला नहीं, 3 के गुणे में x की घात शून्य उपस्थित है। ठीक है, अच्छा, क्या ना हो, घात क्या ना हो, घात क्या ना हो, इस पर बातें करें। ऋणात्मक घात ना हो, कोई दशमलव की घात ना हो। ठीक, तो क्या ना हो उस पर बात करते हैं। जैसे हमारे पास है x की घात ऋण 1 धन 2, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशि की घात केवल धनात्मक पूर्णांक, और यहां देखा हमने ऋणात्मक पूर्णांक है। दूसरा उदाहरण देखें, 1/x धन 3, इसे x को ऊपर ले जाने पर x की घात ऋण में 1 धन 3 बहुपद नहीं है, क्योंकि फिर से ऋणात्मक घात आ गई, अर्थात ये बहुपद नहीं है। तो जब भी चर राशि बटे में हो, हर में हो, तो वो बहुपद नहीं होगा। ऊपर ले जाने पर उसकी घात कट जाए, ऊपर ले जाने पर उसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी, और ऋणात्मक घात स्वीकार नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। लिखा है केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक। क्लियर है? अगला देखिए एग्जांपल, करणी में यदि चर राशि हो तो क्या वो बहुपद है? तो देखते हैं, करणी की चर राशि को हम x की घात 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी राशि यदि करणी में है तो उसे बाहर निकालने पर उसकी घात आधी हो जाती है। उसकी घात क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो इसकी घात 1/2, तो यही सिद्ध हो गया कि धनात्मक पूर्ण अंक नहीं है, ये आधा अंक है। और इसे हम हल करें तो x की घात 1/2 मतलब 0.5 धन 4, मतलब ये घात आधी अधूरी है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अर्थात ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यदि चर राशि बटे में है तब भी संभावना है कि वो बहुपद नहीं है, और यदि चर राशि करणी में है, अंडरवुड में है, तब भी संभावना है कि वो बहुपद नहीं है। क्लियर है? तो क्या है ये जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं है। तो क्या नहीं है से ये पता लगेगा कि क्या है। समझ रहे कि नहीं? तो क्या नहीं होना चाहिए ये जानना क्या होना चाहिए को पुष्ट करता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि चलो चर राशि यदि करणी में है, तो हमने देखा कि यदि चर राशि करणी में है तो चर राशि करणी में तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि उसकी घात आधी हो जाएगी, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो अचर राशि क्या है? अचर राशि क्या है? अगर अचर राशि करणी में है उससे हमें कोई मतलब नहीं। अचर राशि तो अचर राशि है, हमारी चर राशि स्वतंत्र है जिसकी घात धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद होगा। तो याद रखे, अचर राशि करणी में हो सकती है लेकिन चर राशि करणी में नहीं हो सकती, अंडरवुड में नहीं हो सकती, अन्यथा ये बहुपद नहीं होगा। तो ये था बहुपद का छोटा सा परिचय, है ना। परिचय, इसमें भाग 1 भी बोल सकते हैं। बहुपद का एक छोटा सा हमने परिचय दिया, इसे परिचय को भाग 1 भी बोल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको गहराई से समझ में आया होगा, और गहराई से अगर आपकी समझ है तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं, आपको उस चीज को सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। और मेरे ख्याल से अगर समझ में ये चीज बैठ गई तो केवल स्मरण से काम चल जाएगा, केवल पेज पलटने से आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन फिर भी गणित को करके देखना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।